है कि कांग्रेस भिवानी महेंद्रगढ़ नहीं, हरियाणा के अंदर जिस तरह ये 10 की 10 सीटों की बात करते हैं ना, इनके वो जो 75 पार वाला नारा था ना विधानसभा में और 40 तक सिमट गए थे, वही हालात, उससे भी बदतर हालात हरियाणा के अंदर एमपी इलेक्शन में होने। क्यों? मोदी जी ने 400। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और हम पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश तंवर जी के पास। समय है इलेक्शन का, तो बात भी होगी इलेक्शन की ही, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। नरेश जी, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद चौहान साहब। नरेश जी, क्या कारण है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने लोकसभा के प्रत्याशी हरियाणा में डिक्लेयर नहीं किए करे हैं? कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, तो और साथ ही साथ बीजेपी का विरोध भी चल रहा है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या इतनी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि भाई कांग्रेस क्यों डिले कर रही है, दूसरा बीजेपी का विरोध इतना भयंकर क्यों हो रहा है? गांव-गांव में बीजेपी के नेताओं को हर रोज वीडियो आ रही हैं। अभी भी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें काले झंडे धर्मवीर जी को, जो बीजेपी के अभी प्रत्याशी हैं, उनको दिखाए गए हैं। क्या कारण है इनका? सबसे पहले जैसे आपने प्रश्न किया कि अभी ये लोकसभा की सीटें डिक्लेयर क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक सिस्टम है। कांग्रेस हमेशा प्रजातंत्र में जिस तरह सिस्टम होता है कि नीचे से रिपोर्ट लेकर ऊपर तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन चीज़ों को देख कर ही टिकट डिक्लेयर की जाती है। क्योंकि बीजेपी में तो देखो मोदी आलीनाल है, मोदी के यस तो यस, नो तो नो, तो इस तरह की यहाँ कांग्रेस में एक प्रथा नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कही भाई बीजेपी के नेताओं का विरोध क्यों हो रहा है, तो पूरे हरियाणा के ही अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी जगह जगह बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं हरियाणा से संबंधित तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर किसान विरोधी और जवान विरोधी, व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी, यहाँ तक कि सरपंच विरोधी, जो चुनिंदा, जो चुने हुए एमसीओ का भी एक तरह से उनके क्या कहूँ, उनकी पावरों को सीमित कर दिया गया। किसान विरोधी का आपको स्पष्ट सा उदाहरण है, कितने सालों तक कितने महीने तक किसानों का धरना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अब आपने देखा होगा कि किसानों ने अपनी मांग रखने के लिए तैयारी की, तो उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरह वहाँ शंभू बॉर्डर पर रोक दिया और पूरी ताकत के साथ रोका। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब बीजेपी सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न से विभूषित किया। नहीं, ऐसा है, देखो किसान विरोधी आप बता रहे थे, किसानों को बीजेपी ने जो एक सम्मान भत्ता भी दे रही है, जवानों को भी, अगर विरोधी बता रहे हो तो जवानों के लिए भी, सेना के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा बजट दिया है और सेना को सुदृढ़ किया है। यहाँ तक कि जहाज भी, पायलट के लिए अपने जो जहाज हैं वो भी भारत में निर्मित हो रहे हैं। तो किस प्रकार से किसान विरोधी या जवान विरोधी हम कह सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2014 के अंदर इन्होंने यस किया था किसानों का, उसको आज तक लागू नहीं किया गया। कुछ जिन्स को छोड़कर बाकी जितने भी जिन्स हैं उनके ऊपर स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी लागू नहीं किया गया है। अच्छा, अगर आपकी कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या ये एमएसपी लागू होगी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने और हमारे खड़गे जी ने स्पष्ट किया है कि किसानों की एमएसपी के मुताबिक फसल खरीदी जाएगी और एक एक दाना का हिसाब किताब रखा जाएगा। आज आप देख रहे हो किसानों के हालात, एक तरफ तो डीजल के क्या भाव हैं, दूसरी तरफ बिजली के क्या रेट हो रहे हैं, तीसरी तरफ किसान अपने कर्ज के अंदर दबा हुआ है। जबकि ये तो कारपोरेट की, जो बीजेपी सरकार कारपोरेट सरकार है, मैं तो कहता हूँ जिसके 1400 लाख करोड़ रुपया जिस कारपोरेटों का तो माफ कर दिया, और किसानों के छोटे छोटे जो ऋण है बेचारों के, उनका ऋण का ब्याज भी माफ नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। जबकि मैं कहता हूं कि किसान की जो 2002 में डबल आय की बात करते थे, आज वो डबल आय की बजाय डबल उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। तो आय गई
बिल्कुल धरातल पर किसान आज बड़ा दुखी है। जवान इसलिए दुखी है कि 4 साल के लिए आपने पता है नौकरी मिल रही है जवानों को, तो वो जवान जो 4 साल में ट्रेंड होगा फिर उसके बाद, और उनको तो उन 4 साल के बाद जो घर भेजने का काम करते हैं उससे पहले कोई अगर भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपने देखा भी होगा उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देती है। तो किसान विरोधी, जवान विरोधी, और किसानों का तो मैं कहता हूँ ना तो कर्जा माफी होगा, ना ही उनको पूरा एमएसपी मिल पा रहा, ना ही उनका ये कहूँ कि जो कांग्रेस राज में क्या होता था, मुआवजा मिलता था। मुआवजे का अर्थ था कि किसान को कुछ नहीं देना होता था, और अब क्या होता है, अब अपने इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और उस इंश्योरेंस की भी कंडीशनें हैं। इतने एरिया के अंदर ये ओलावृष्टि होगी तो उसको मिलेगा, इतने एरिया के अंदर सूखा पड़ेगा तो मिलेगा। तो भाई किसान के तो हाथ में नहीं। कि पूरे देश भर में राजपूत समाज रूपाला जी के बयान के बाद विरोध में है, तो भिवानी में अंदरगढ़ सीट पर क्या लगता है, क्या राजपूत समाज बीजेपी को ही वोट करेगा? क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक है राजपूत समाज, और जिस प्रकार से भिवानी में भी पुतला फूका गया माननीय मोदी जी का और रूपाला जी का, तो अभी राजपूत समाज की क्या गतिविधि है, किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा या फिर कांग्रेस को चुनेंगे? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि आप भी राजपूत समाज से हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर जाति और धर्म की भेदभाव वाली कोई नीति नहीं है। कांग्रेस 36 बिरादरी और सभी धर्मों का मान सम्मान करती है, उसी के मुताबिक हम भी उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा राजपूत समाज, तो राजपूत समाज तो बीजेपी का फैन होता था, वो आज की तारीख में बिल्कुल बीजेपी के एंटी चल रहा है। उसका सबसे बड़ा आपने कारण रूपाला वाला बताया। मैं तो कहता हूं कि हर अनेकों कारण है जिसमें राजपूत समाज को कोई किसी तरह का तवज्जो ना देना, कोई संवैधानिक सीटों पर हरियाणा के अंदर कहीं कोई नहीं रखा उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। जब अब ये प्रेशर बनने से एक राजपूत समाज से एक इन्होंने मंत्री लेने का वो एक नाटक किया 6 महीने के लिए, उस नाटक से ये समाज बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ये सिर्फ नाटक है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज ही नहीं, अब की बार हर बिरादरी, 36 बिरादरी जो ये जाति बिरादरी और धर्म की बातें करके लोगों को बांटते हैं, इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और अपना संविधान बचाने के लिए हर व्यक्ति अब की बार बीजेपी का विरोध करेगी। और मैं कहता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आएगी और राजपूत समाज का भी विरोध है, तो मेन फोकस अगर आपकी सरकार आ जाती है तो क्या अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को आपकी सरकार सिरे से नकार देगी? क्योंकि राहुल जी ने ऐसा बयान भी दिया है नेशनल मीडिया में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अग्निवीर के लिए युवाओं को, क्योंकि बहुत से युवा भिवानी में भीम स्टेडियम में तैयारियां करते रहते हैं और उनके सवाल रहते हैं कि भाई हम वोट किसको करें? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या अग्निवीर को बंद करेगी और नॉर्मल भर्ती शुरू करेगी? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर बिल्कुल खत्म किया जाएगा, परमानेंट भर्ती की जाएंगी। 30 लाख भर्तियां जो परमानेंट होनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 30 लाख भर्तियां पेंडिंग है, उनकी डायरेक्ट बहुत ही ढंग से और बिना किसी तरह के लाग लपेट के वो भर्तियां होंगी और पक्की भर्तियां होंगी। युवाओं का भविष्य अंधकार में कांग्रेस नहीं होने देगी, ये हमारे शीर्ष नेताओं का वचन है। बिल्कुल, तो अगर इसके बाद लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो क्या आपकी भी तैयारियां चल रही हैं विधानसभा की? देखो ऐसा है, मैं 1982 से कांग्रेस में हूँ। 1982 में एनएसयू का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हरियाणा स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ कांग्रेस युवा का, और कांग्रेस सेवा दल का मुख्य संगठक रहा हूँ हरियाणा प्रदेश का, कांग्रेस के अंदर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मैं पहले से ही इन गतिविधियों में रहता था, लेकिन कारणवश मैंने सर्विस भी ज्वाइन करनी पड़ी। तो मैं ये कहता हूँ कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है
जो कि इन इलाके की सारे स्टेट के अंदर जड़ों तक पहुंच रहा है। तो जैसे कि आपने पता भी है, महाराष्ट्र गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव के माध्यम से राजनीति होती है। आप मोदी जी को देख लो, अमित शाह को देख लो, किसी को भी देख लो, शरद पवार को देख लो। तो यहाँ हरियाणा के अंदर भी ऐसी परिपाटी रही है, अनेकों मंत्री कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से निकल कर आए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से भिवानी से विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और इलेक्शन लड़ने का मेरा पूरा विचार है, क्योंकि मेरा केवल भिवानी तक ही सीमित नहीं, पूरा हरियाणा के अंदर इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, जीएम हरियाणा स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, तो आपने देख लिया, नरेश जी ने भी बता दिया है कि भिवानी से वो विधानसभा का चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन्होंने भी बताया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जवान और किसान हितैषी सरकार होगी। आने वाले समय में देखते हैं कि कितना बीजेपी का विरोध राजपूतों द्वारा जो किया जा रहा है रंग लाता है, युवा कितना कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर वापस बीजेपी को चुनते हैं। अब की बार 400 पार का नारा कहां तक सार्थक होता है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।